आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में शुरू करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर अंशुल जैन, जो कि आज के हमारे मार्केट एनालिस्ट हैं। अंशुल जैन जी हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अंशुल जी, जो हफ्ते की शुरुआत हुई थी वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, थोड़ी सैड थी, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं मार्केट में खुशहाली वापस आई है। दिवाली बिल्कुल मनती हुई दिख रही है मार्केट में। आज तो जो निफ्टी ने लेवल्स क्रॉस किए हैं वो बिल्कुल धमाकेदार हैं। हम कह सकते हैं कि आ गई है मार्केट में दिवाली। देखिए, आपके शोज रिकॉर्डेड होते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट सभी दर्शकों को लास्ट वेडनेसडे का शो जाके देखिए। लास्ट वेडनेसडे हमने डिस्कस किया था कि 57,300 57,400 की रेंज बैंक निफ्टी आराम से टेस्ट करते हुए दिखेगा और आज वो लेवल्स क्रॉस हुए हैं। और इसके ऊपर हमने बात की थी कि शायद यहाँ पे नहीं रुकेगा मार्केट, मे बी कंसोलिडेट कर सकता है 2-4 दिन, बट लग नहीं रहा कि इस जोन में मार्केट रुकेगा। मार्केट जाएगा बैंक निफ्टी जाएगी 8,500 तक, और बैंक निफ्टी जब तक 8,500 जाएगी, निफ्टी में जो स्विंग हाई बना है 25,669 का, ये आराम से क्रॉस हो जाएगा। तो मैं अपने व्यू के साथ अंशुल अभी जी, आप कह रहे हैं कि दमदार दिवाली की करो तैयारी। बिल्कुल। लास्ट वीक भी आपने ऐसे कोई बहुत बढ़िया स्लोगन ढूंढा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बुल मार्केट की तैयारी या ऐसा कुछ। एक बार रिपीट करके अगर दर्शक देखेंगे लास्ट वेडनेसडे का शो तो उनको मिल जाएगा। सारे हमने शो यही देखने डिस्कस चाहिए किया था उन्हें, कि बहुत मार्केट अच्छे की। अच्छे हम लोग टैगलाइंस देते हैं शोज के। हाँ, और मेरे अंशुल को जी बहुत के शो अच्छी के लगी तो थी वो स्पेशल टैगलाइन। टैगलाइंस होते हैं। मेरे को अच्छी लगी थी टैगलाइन, मैंने आपको बोला भी था, मेरे को जी याद जी। नहीं आ रहा है, दिमाग से स्किप हो रहा है। बट बेसिकली उसकी थीम यही थी कि बुल मार्केट की शुरुआत हुई है, तो अभी पहला फेज हमने कंप्लीट किया है जहां पे शायद पॉज ले, शायद पॉज ना ले और सीधे 8,500 निकल जाए। आई एम नॉट श्योर कि क्या करेगा, ये 1-2 दिन की प्राइस एक्टिविटी बताएगी, बट 8,500 में कोई दाग नहीं है। आराम से बैंक निफ्टी आ रही है, आपको लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करना है। मैं पिछले 3 महीने से कहते आ रहा हूँ, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आंख बंद किए रहिए। लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जब भी मिले आप पूरी तरीके से अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए। वो इंडिविजुअल लेवल पे हर किसी को करना होता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए, बट लॉन्ग साइड में ट्रेड्स कीजिए, शॉर्ट साइड अवॉइड कीजिए। ऑलराइट, तो अंशुल जी, जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि भाई खुशहाली लौटी है, तो उसी के साथ साथ लौटे हैं हमारे दर्शक बहुत सारे सवालों के साथ। वीके अग्रवाल जी हमारे मेंबर हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग आप दोनों को, और कह रहे हैं मेरे पास बीसीजी के शेयर्स हैं जो कि हैं इनके पास 20.30 के रेट पर। तो आपकी राय मांग रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। 3 महीने का टारगेट है इनका। देखिए, इसमें काफी एफआईआई होल्डिंग थी और एफआईआई अपनी होल्डिंग को डंप कर रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक बाइंग क्लाइमेक्स जब किया था 96 पे, उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट इसमें रही थी। 9-10 रुपए तक बाउंस बैक लेके वापस 8 रुपए 8.5 रुपए तक नीचे आया है, बाउंस बैक करके वापस साइडवेज चला गया है। तो मेरे को बहुत कोई उम्मीद नहीं है इस काउंटर में, क्योंकि कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग देखने के लिए मिल रही है और डंपिंग एक्टिविटी जारी है बाय इंस्टीट्यूशंस। तो मेरे को बहुत कोई तेजी नहीं दिख रही। बाउंस बैक अगर करता भी है तो 23-24 तक कर लेगा, बट उसमें भी कोई बाइंग की सलाह नहीं है। आप कहीं स्ट्रेंथ खोजिए, जहां पे स्ट्रेंथ है वहां पे बाई कीजिए, पैसा बनेगा। ऐसे वीक काउंटर से दूर रहिए। ऑल राइट, तो ये तो हो गई बीसीजी पर सलाह वीके अग्रवाल जी को। वीके अग्रवाल जी हमारे सपोर्ट मेंबर है, थैंक यू अग्रवाल जी फॉर योर सपोर्ट। एनएफएल पर भी ये राय मांगना चाह रहे हैं आपकी। 97.50 की इनकी बाइंग है, उस पर भी इनका 3 मंथ्स का टारगेट है। देखिए, प्रोबेबली अब इसका सीजन निकल चुका है, बट स्टॉक ने 95 का लेवल रिक्लेम किया है, तो एक बार के लिए 102 रुपए 102.50 तक जा सकता है। अगर वो लेवल निकला तो 110 और उसके बाद 120 का टारगेट मिल सकता है, बट आई वुड से एम्बिशियस टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि सीजन निकल चुका है। जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स चलने का सीजन है वो निकल चुका है, तो शायद थोड़ी स्लो एक्टिविटी रहे, बट अगेन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेवल्स क्रॉस हुए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना जरूरी है। 102 के पास दोबारा एक बार सवाल पूछ लेंगे तो ज्यादा आसान होगा व्यू बनाना। 102.50 तो आने की पूरी पूरी उम्मीद है, वहां पे एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अग्रवाल जी, तो ये आप एडवाइस रखिए अंशुल जी के ध्यान में कि आपको फिर से सवाल पूछना है। अंशुल जी, एक और स्टॉक पे इन्होंने राय मांगी है आपकी, वो है लेमन ट्री। लेमन ट्री पर हम एक बार बहुत लंबा डिस्कशन भी कर चुके हैं। इनके पास जो बाइंग प्राइस है वो है 126 का, वही 3 महीने का टारगेट है, आपकी सलाह मांग रहे हैं।
देखिए लेमन ट्री तो बताते समय ही मैंने बताया था कि 2-3 महीने के हिसाब से मत लीजिएगा। 67 वीक्स का ब्रेकआउट है, पहले रीटेस्ट करने आएगा, उसी में 1-1.5 महीना लगा सकता है। अभी रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, 157 159 की जोन टेस्ट नहीं हुई है। प्रोबेबली इस वीक या नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट करेंगे, वहां से जब बुलिश एविडेंस बनेगा तब हम बाई करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो आपका स्टॉप लॉस कहीं भी नीचे में 140 स्विंग लो है इसका वीकली चार्ट पे 141 का, तो 140 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए। रीटेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद जब स्टॉक चलेगा तो 240 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, बट 3 महीने में तो ये नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है। तो नजरिया अपना 1 साल का कर लेना चाहिए। चलिए, तो नजरिया अपना 1 साल का आप रख सकते हैं इस पर। अक्षय गुप्ता जी आरवीएनएल पर सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं आरवीएनएल का फ्यूचर नवंबर का एट 330.20 है इनके पास। कह रहे हैं आई कैन होल्ड फॉर 3 मंथ, प्लीज गिव सजेशन ऑन टारगेट। देखिए इसमें एंड स्टॉप लॉस भी आपसे ऑब्वियसली मांग रहे हैं। आरबीएन में 512 रुपए पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, जिसका टारगेट 212 रुपए है, जो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। 305 से 2 बार बाउंस किया है, लेकिन इस बार हायर लो सॉरी लोअर हाई है। प्रोबेबली जिस भी दिन 305 तोड़ेगा 212 तक की डाउन मूव आ जाएगी। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो निकल जाइए, हल्का सा 19-20 लॉस भी है तो निकल जाइए, नहीं धीरे धीरे करके लॉस किसी भी दिन बढ़ते हुए दिखेगा। मार्केट में हल्की सी वीकनेस आई और ये एकदम मुंह के बल गिरना स्टार्ट कर देगा। चलिए, ये हो गई आरबीएनएल पर सलाह अक्षय जी आपको। सिराजुल जी हैं पीवीआर आइनॉक्स पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 1235 का। कह रहे हैं 11% लॉस में हूं, प्लीज सजेशन दीजिए क्या करना चाहिए मेरे को। देखिए पीवीआर आइनॉक्स में 165 दिन का पैटर्न बना हुआ है, बल्कि और रिवाइज करें तो पैटर्न खींच के 173 दिन का हो चुका है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 1155 1160 क्रॉस नहीं करता है तब तक बहुत मुश्किल है कि इसमें कोई मूव आएगी। और ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है स्टॉक में, नॉन स्टॉप गिरावट 2200 रुपए से 845 तक आई है, तो बहुत ओवरहेड सप्लाई है। अगर 1150 1160 का ब्रेकआउट मिलता भी है तो अपसाइड आपको 1290 तक जा सकती है, बट स्लो रहेगी। हर अप मूव में सामने सेलिंग प्रेशर फेस होते हुए दिखेगा। नॉट एन आइडियल स्टॉक, बट चूंकि पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न इज किंग। 1150 1160 का ब्रेकआउट मिलता है तो एक बार छोटी क्वांटिटी में भले 1290 तक के लिए लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं। चलिए, तो ये होगी पीवीआर आइनॉक्स पे आपको सलाह सिराजुल जी। अंशुल जैन जी की नितेश सारंगी जी हैं, सुपर चैट के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है। थैंक यू नितेश जी। ट्रांस रेल लाइटिंग पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 785 का। शॉर्ट टर्म आपसे टारगेट जानना चाह रहे हैं। देखिए ट्रांस रेल लाइटिंग में अगेन वही 738 का लेवल नहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, फिर उसके नीचे आगे क्लोज किया है। आई वुड सजेस्ट कि ट्रांस रेल लाइटिंग से एक बार आप निकल जाइए डिसाइसिवली इसको 807 रुपए का लेवल निकाल लेने दीजिए, उसके बाद जाके आप इसमें लॉन्ग करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, और एक्मे फिनट्रेड इन्होंने 8.8 पे खरीदा है, उस पे भी शॉर्ट टर्म आपसे व्यू जानना चाह रहे हैं। एक्मे फिनट्रेड में 85 डेज का कपनैंडल पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है 8.45 के आसपास। नई तेजी स्टॉक में 920 के ऊपर बनेगी, 1016 1097 तक। जब तक ये स्टॉक अपने हैंडल के ऊपर है 7.58, एक बार लॉन्ग बने रह सकते हैं। ऑल राइट, तो इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं अंशुल जैन जी के हिसाब से आप। गुलाब कलवानी जी हैं, इन इनोवा कैप पर इनका सवाल है। 1035 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं एवरेज कब कर सकता हूं। इनोवा कैप एवरेज करने लायक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक में जैसे ही 820 रुपए टूटेगा नीचे 663 तक आ सकता है। अच्छा, सेल्स ग्रोथ जरूर 2 क्वार्टर में दिख रही है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ बहुत हल्की 3 और 5% की है। फंडामेंटल साइड में भी बहुत कोई तेजी नहीं दिख रही है, और टेक्निकली तो वीक लग रहा है। 820 के नीचे अगर क्लोज करता है तो एकदम से स्टॉक टूटता हुआ दिखेगा। स्विंग लो है इसका 663, यहां तक नीचे आ सकता है 820 के नीचे क्लोज करने के बाद।
ऑल राइट गुलाब जी, वैसे वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स मेंबरशिप, आपने अभी अभी ली है। इसके बाद सवाल आ रहा है हमजा जी का। कह रहे हैं गुड इवनिंग अंशुल सर, प्लीज मुझे बताइए अगर मैं एंट्री ले सकता हूँ बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज में। बिल्कुल नहीं, मॉर्निंग शो में भी डिस्कस हुआ था कि अच्छा। बाउंस बैक कर सकता है ऊपर में 320 और 342 तक, बट आई एम नॉट अ बायर इन दिस स्टॉक क्योंकि कंटिन्यूअसली गिर रहा है और 342 टूटने के बाद टारगेट 262 का था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, बट मेरे को बाइंग कहीं से नहीं दिख रही है, मैं स्टॉक को अवॉइड करके चलूंगा। ऑल राइट, तो ये हो गई आपकी सलाह इस पर। अब आ रहा है सवाल। वेल, सुपर चैट के जरिए सवाल किया है काव्यांश मध्यान जी ने। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर इनका सवाल है, और सजेशन मांग रहे हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है 885 का है। देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अगेन अदानी में जो पंप आया था उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। ये पहला स्टॉक है जो उस हाई को क्रॉस करने आ रहा है, तो 955 अच्छा। रुपए अगर निकालता है तो एक माइनर रेजिस्टेंस 1087 पे आएगा, बट ब्रेकआउट अगर आता है तो टारगेट 1348 आएगा। तो अभी अमोंग्स दी ऑल दी अदानी ग्रुप स्टॉक्स अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। ओके, अंशुल जी जैन जी के हिसाब से आपको मिल गई राय। भुवनेश पसरीजा जी हैं, ये भी सुपर चैट के जरिए अपना सवाल लेकर आए हैं। थैंक यू भुवनेश जी। आरएचआई मैग्नेसिटा पर इनका सवाल है। 468 पर इनकी बाइंग है, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें एक बड़ी कैंडल आई थी 7 अक्टूबर को, 37 मिलियन का वॉल्यूम था, 11,132% वॉल्यूम राइज, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूस इनसाइड बार बना हुआ है। तो जब तक इस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है 438 के आसपास, आप लॉन्ग रह सकते हैं। 438 टूटने के बाद ये 37 मिलियन के स्टॉक अनवाइंड होने आएंगे, तो फिर काउंटर 380 तक डाउनसाइड आ सकता है। तो उस कैंडल का लो है 440, 435 का आप स्टॉप लॉस ले लीजिए और लॉन्ग बने रहिए। ओके, तो आपको स्टॉप लॉस भी मिल गया है और राय भी मिल गई अंशुल जैन जी की। एलिस जी हैं, अंशुल सर आपसे सवाल लेकर आए हैं एजिल पर। कह रहे हैं कि जैसे हाई बीटा स्टॉक कोई और दूसरा है जो आप बता सकें 200 रुपए के नीचे, और एजिल पर भी आपकी राय मांग रहे हैं। इनकी खरीद है 272 की। देखिए, एजीआईएल में हम रेगुलर देते रहते हैं, कल भी हमने बीटीएसटी दिया था और 15 मिनट में काउंटर 245 से 275 चला गया था। आज भी हमने वापस डिलीवरी कॉल दी है। ये काउंटर में 193 रुपये प्री मतलब पोस्ट एडजस्टमेंट, प्री एडजस्टमेंट 965 रुपये, पोस्ट ये स्प्लिट 193 के आसपास से मैं बाई देते आ रहा हूँ, और लगभग इसने हाई बनाया है 298.8 का। अभी भी जब तक ये स्टॉक 240 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर रहा है, मान के चल रहा हूँ कि 340 350 तक का टारगेट मिलना चाहिए इस काउंटर में। कंटिन्यूस ग्रोथ है, करंट जून क्वार्टर में भी अगर देखेंगे तो 26% सेल्स और 39% ईपीएस ग्रोथ है। मार्जिन 13 से बढ़ के लास्ट क्वार्टर 28% आई है, तो ग्रोथ तो कंटिन्यूस आ रही है। 240 नहीं टूटना चाहिए, बस 240 टूटा और स्टॉक्स को मैं अपनी वॉच लिस्ट से बाहर कर दूंगा। जब तक 240 प्रोटेक्टेड है, हर कंसोलिडेशन पे ऑन दी आवरली चार्ट या डेली चार्ट, हर कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इन्होंने कहा है कि इसकी जैसा एक स्टॉक बता दीजिए, हाई बीटा स्टॉक जो कि अंडर 200 हो। देखिए, अगेन प्रीएम्प्ट करने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। मार्केट रोज खुलता है, रोज कुछ ना कुछ नया मिलता है, तो उसको दायरे में मत बांधिए कि मतलब अपनी इच्छाओं को मार्केट के ऊपर फोर्स मत कीजिए। मार्केट को बताने दीजिए कि क्या चल रहा है, मार्केट खुद ही बताएगा आपको कि ये चीज चल रही है, आप जाके उसमें ट्रेड कर लीजिए और पैसा कमा लीजिए। अगर आप अपनी मतलब आप फोर्स करेंगे मार्केट को, मार्केट आपको बाहर कर देगा। तो इस तरीके की ये विशफुल थिंकिंग बनाने की जगह लिव इन दैट मोमेंट, सुबह जिसमें ब्रेकआउट आ रहा है उस स्टॉक को प्ले कीजिए। चलिए, लिव इन द मोमेंट, अंशुल जैन जी की सलाह। आचार्य जी इतना सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं अंशुल जी JWL पर जो इनकी बाइंग है वो है 456 की। और इन्होंने गेल और इरेडा पर भी अपना सवाल पूछा है, वो मैं इसके बाद आपसे पूछूंगी। कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए, इसमें 700 रुपए से मैं बताते आ रहा हूँ कि नीचे 272 आएगा। 272 आके बाउंस बैक 455 पे किया है, वहां से फिर डाउन मूव आ रही है। मोस्ट लाइकली ये 272 वापस आएगा, और अगली बार जब 272 टूटा
तो इस स्टॉक में वर्टिकल डाउन मूव करीब करीब 160 170 तक की आती है तो मेरे को कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। अगेन दिस इज वन ऑफ दोज काउंटर जिसकी आपको तो वीकली चार्ट की फोटो निकाल के सामने लगा लेना चाहिए एचईजी और ग्रेफाइट के बाद कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्यों आपको स्टॉक से दूर रहना चाहिए कम से कम 4 से 5 साल के लिए। तो एवरेज नहीं करे ना अभी? बिल्कुल, अगर है तो एग्जिट कर लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। बाउंस बैक मिल जाए 362 तक तो भी एग्जिट कर लीजिए, बेहतर रहेगा। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीना 1 साल जब भी तोड़े 272 तोड़ेगा जरूर। चलिए, अब गेल पे इनकी बाइंग 194 की है तो उस पर क्या सजेशन रहेगा इनको? गेल पे या तो 160 रुपए के नीचे मिले तो एवरेज कर लीजिए या 205 रुपए का ब्रेकआउट दे तो बाई कर लीजिए। दोनों केस में ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन 255 260 का लेवल मिल जाएगा। स्लो मूविंग काउंटर है, अभी ऐसा लग नहीं रहा कि इसका समय आ गया है, बट डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड काफी अच्छी है। टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे या तो मंथली वीकली कुछ एसआईपी करके भी छोड़ देंगे तो भी अच्छा रहेगा। चलिए, और इरेडा इन्होंने 184 पर लिया है। देखिए, जेंसॉल वाले लफड़े के बाद से एडा में थोड़ी सी दिक्कत आई है, बट फाइनली 140 का लेवल ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेक्ट कर चुका है स्टॉक 101 के साथ हुए, अब नहीं दिख रहा है। अगर किसी दिन टूटा 140 तो आ सकता है, बट उम्मीद अब उसकी बहुत कम है। अब यहाँ से थोड़ा सा बेस बन जाता है अगर, तो 196 और 234 के टारगेट खुल जाएंगे। बेस बनना बहुत जरूरी है, प्राइमा फेसी बेस बनने के एविडेंस दिखने लगे हैं। ओके, सुनील कुमार जी हैं, सेजिलिटी पर आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं, बस इतना ही लिखा है। सेजिलिटी अगेन 2 बार प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट हमने दिया था, दोनों बार फेल हुआ, उसके बाद से हमने काउंटर को प्रीएम्प्टिव बाई की लिस्ट से हटा दिया है। अब जब 49 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तभी हम बाई करेंगे। जिस आपका पैटर्न डेवलप हो रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि 49 का ब्रेकआउट आएगा। जिस भी दिन ब्रेकआउट आएगा हम अपनी इंटरेस्ट लिस्ट में वापस लाएंगे, उसके बाद ये स्टॉक आपको 60 रुपए 62 रुपए तक के टारगेट दे सकता है। ओके, शादाब जी अपना सवाल लेकर आए हैं स्टालिन इंडिया फ्लोर पर। इनकी बाइंग 313 की है, आपका सजेशन जानना चाह रहे हैं। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए प्लीज। स्टालिन इंडिया फ्लोर। फ्लोरोकेमिकल। देखिए, अगेन इस स्टॉक में 126 रुपए का ब्रेकआउट आया था और वर्टिकल अपमूव है। पिछले 8 दिन से ईटीआर एक्सटेंशन कैंडल बन रही है। फ्रेश बाइंग की तो कतई कोई सलाह नहीं है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो 380 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ऑलराइट, तो आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया अंशुल सर ने। बीके मीना जी हैं, सर हमने अभी बात करी थी अडानी एनर्जी की, ये अडानी ग्रीन पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं अडानी ग्रीन में फ्रेश एंट्री के लिए क्या व्यू है सर, 3 से 6 महीने का ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और मैं कॉल पुट और सारी एक्टिविटी करता रहता हूं, तो एज पर सेबी गाइडेंस या सेबी रूल इस पे कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये 1447 तक जा रहा है, इसीलिए मैंने बाई करके रखा है। ओके, तो अडानी ग्रीन पर आपको मिल गई अंशुल जैन जी का व्यू। अनिल लोहन जी हैं, प्रीमियम एनर्जी शेयर के लिए कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट बताइए सर 1 मंथ का। प्रीमियर एनर्जी 1 महीने में तो कुछ खास होते हुए दिख नहीं रहा है। स्टॉक में काफी लंबे समय से एक रेंज बनी हुई है। 23 अप्रैल 2025 से जो रेंज बिल्ड होना स्टार्ट हुई है उसका ब्रेकआउट 1120 के आएगा, ऊपर आएगा। तो 1120 निकलने के बाद एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, या ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी उस दिन हाई वॉल्यूम रहे तो बाई भी कर लीजिएगा। 1120 निकलने के पहले तो ये कुछ भी नहीं कर रहा, केवल कंसोलिडेट करता रहेगा। अपर एंड 1120 है, लोअर एंड 971 है रेंज का। ऑलराइट, तो ये हो गई आपको अंशुल जैन जी की सलाह इस पर। अंशुल जी, एक बहुत बड़े फैन आए हैं आपका एक सवाल लेकर, और आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर भी बने हैं, इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने लिखा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अंशुल जैन जी का, और आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल तीनों भी आपकी सलाह से 20% प्रॉफिट में है। कह रहे हैं इसमें से किस में एग्जिट करके केपी एनर्जी में एंट्री अगर लेनी हो तो किस में से एग्जिट करा जाए? देखिए, मैं ये कहूंगा आप इन तीनों स्टॉकों में से किसी में भी एग्जिट मत कीजिए। आप थोड़ा सा नया पैसे का इंतजाम कर लीजिए और केपी एनर्जी ले लीजिए। ये हिप हॉप करना गलत है। लिया है तो जिस टारगेट से लिया है पहले वो टारगेट्स आने दीजिए, उसके बाद नया स्टॉक देखेंगे। तो अगर इन द सेड प्रोसेस इन द मीन वाइल बहुत सारे ऐसे स्टॉक आएंगे जो एक दिन में 10% 20% भी चलते हुए दिखेंगे,
बहुत बार आपको लालच आएगी कि ये बेच के उसमें चले जाएं, बट ये तरीका नहीं है जिससे आप वेल्थ बना पाएंगे। हमने वेल्थ बनाने के लिए अगर 3 अच्छे स्टॉक लिए हैं तो उनको समय दीजिए। बीज लगाया है तो पेड़ निकलने का मौका दीजिए। पेड़ निकलेगा तभी फल खा पाएंगे। चलिए, पेड़ निकलेगा तभी फल खा पाएंगे। अंशुल जी, यहाँ पर आप कुछ अपने टॉपिक्स डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे आज के लिए? देखिए, दिवाली के पिक्स हमने ऑलरेडी शेयर किए जी। हुए हैं, दिवाली वाले। इसके अलावा ट्रेडिंग पिक्स हम जरूर बनाएंगे। बट 3 4 स्टॉक हैं। एकदम मार्केट क्लोज होते होते एक फार्मा स्टॉक था जिसमें ब्रेकआउट आया था, एसएमएस फार्मा। इस स्टॉक को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इस स्टॉक में थोड़ी तेजी डेवलप होती हुई दिख रही है। 292 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 से 10% की अपसाइड हमको दिख रही है स्टॉक में आते हुए। जी। एक स्टॉक है, आप देखिए, बोरो रिन्यूएबल, बोरो रिन्यू। इस जी। स्टॉक में भी हमने मॉर्निंग में बाई दिया था, हमने रिस्क फ्री भी करा दिया था क्लाइंट्स को। बट पूरे 426 दिन का बेस ब्रेकआउट है। ये अगर सस्टेन होता है 650 660 के ऊपर, तो इस स्टॉक में भी लंबी तेजी 40 50% की तेजी बन सकती है। तो अपने श्रद्धानुसार स्वाद अनुसार थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकालते रहिए। बड़ी तेजी वाला स्टॉक है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स तो देता रहेगा। तो ये 2 स्टॉक आपकी नजर में होना चाहिए। चलिए, तो आपके जो दो पिक्स अभी डीआरएस इनसाइट्स के दर्शकों को मिले हैं वो एसएमएस फार्मा और बोरो रिन्यू, अंशुल जैन की तरफ से आज के टॉप पिक्स। वेल, अब हमारे एक दर्शक हैं, सुपर चैट के जरिए सवाल लेकर आए हैं। इनकी जो आईडी वो है जूब ZUB। कह रहे हैं, क्या मैं एंट्री ले सकता हूं BITS में और कावेरी डिफेंस में? देखिए, BITS तो एकदम स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। कंप्लीटली अच्छा। पंप एंड डंप काउंटर है। नीचे से पंप हुआ था लगभग 2 3 रुपए से, ऊपर गया 40, वहां से डंप होते हुए आया 7 रुपए, और वापस थोड़ा सा पुल बैक दे रहा है। ये स्टॉक तो आपके वॉच लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं से आपके दूर दूर तक ये वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसको तो बिल्कुल भूल जाइए। कावेरी डिफेंस में भी वही दिक्कत है। सर्किट में ऊपर जाता है, सर्किट में नीचे आता है। ईपीएस ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ईपीएस मार्जिन, सारी चीजें अच्छी हैं। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बट प्रॉब्लम ये है कि सर्किट में ऊपर जाता है, सर्किट में नीचे आता है। अपर सर्किट में मिलेगा नहीं और लोअर सर्किट में बिकेगा नहीं। तो ऐसे स्टॉक में मैं पैसा नहीं डालूंगा। जहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल की कोई भी हल्की सी भी दिक्कत दिखती है तो मैं वहां पे नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो मेरे लिए अवॉइड रहेगा ये। चलिए, मिल गई आपको अंशुल जैन सर की सलाह दोनों ही स्टॉक्स पर आपके लिए। अक्षय गुप्ता जी अपने फिर से फ्यूचर वाले स्टॉक्स लेकर आए हैं आपकी सलाह के बाद। कह रहे हैं, सर मैंने SRF फ्यूचर लिया है एट द रेट ऑफ 3177 और सोलर इंडिया फ्यूचर लिया है नवंबर 14802 पर, और SRF लिया है 3177 पर, और डाबर है 501 पर। जानना चाह रहे हैं टारगेट स्टॉप लॉस आपसे, और वैसे देखिए ही हमारे मैं डायमंड लेवल के मेंबर हैं। देखिए, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे तो आपको बहुत सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ जहाँ पे ठीक ठाक समय लेके मैं ट्रेड करता हूँ। तीनों स्टॉक हल्के से मोमेंटम में है, और आई गेस आपने मोमेंटम एंट्री ली है। एक आध दो दिन में जो भी प्रॉफिट मिले एक बार लेके बाहर हो लीजिएगा, या किसी एक्सपर्ट, F&O एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह दे पाएगा। क्योंकि मैं वैसे भी माइक्रो कैप प्लेयर हूँ, वहाँ पे टाइटनेस ट्रेड की जाती है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्कैल्पिंग मूव्स होती हैं। तो दोनों की साइकोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। तो अच्छा। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो किसी फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सपर्ट से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएगा। बाकी स्टॉक्स तीनों में तेजी दिख रही है। ओके, तो ये हो गई आपको राय अक्षय जी अंशुल सर की। सुनील कुमार जी हैं, सर अभी हमने सेजिलिटी पर बात करी थी, तो 44 रुपीज की इनकी बाइंग है, 2 साल का इनका टारगेट है। कह रहे हैं, क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है? मल्टी बैगर बनेगा नहीं ये नहीं पता, लेकिन 49 का ब्रेकआउट देगा तो 60 रुपए, 57 से 60 रुपए का टारगेट आराम से मिल सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। बेस अच्छा बना रहा है तो मोस्ट लाइकली पैसा देगा, और बेस में एक्यूमुलेशन कैंडल्स हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये ब्रेकआउट देगा 49 के ऊपर। ऑल राइट, तो सैजिलिटी पर आपको मिल गई सलाह अंशुल सर की फिर से। कैलाश चंद्रा जी हैं, सवाल लेकर आए हैं सर टाटा मोटर्स पर। कह रहे हैं, मेरे पास 675 की मेरी बाइंग है, 675 की। कह रहे हैं अभी 396 हो गया है आफ्टर स्प्लिट,
तो कह रहे हैं क्या मुझे टाटा कमर्शियल व्हीकल में क्वांटिटी मिलेगी? बिल्कुल आपको टाटा कमर्शियल का स्टॉक मिलेगा। अब ये कब मिलेगा ये मेरे को अभी क्लियर नहीं है। मैं आप देख के एक आध दिन में आपको बता दूंगा। मे बी नवंबर में आपको ये शेयर मिलना चाहिए, बट जब भी मिलेगा ये शेयर मिलेगा आपको। तो ऐसा आपका कोई कैपिटल लॉस नहीं हुआ है। इस शेयर का प्राइस कम हुआ है, इसके बदले उतने ही भाव का लगभग आसपास का आपको शेयर मिलना चाहिए। तो ऑल एक बार राइट। अपने ब्रोकर से जो डीपी डिपार्टमेंट का हेड होगा वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएगा। एक बार फोन करके पूछेंगे तो मिल जाएगा कल जवाब आपको। चलिए कैलाश चंद्रा जी, आपको मिल गई एक बहुत अच्छी राय अंशु सर की, और आप सही गाइडेंस के साथ इसमें आप अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। अजय सानी जी हैं, मोरपिन पर अपना सवाल लेकर आए हैं। 60 पर इनकी बाइंग है मोरपिन की। कह रहे हैं क्या करना चाहिए? मोपेन पर देखिए 60 देखिए 55 का मेजर रेजिस्टेंस है, वहीं से रिजेक्ट किया है और वापस लो बनाया है 46 के आसपास का। 46 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर टूटता है तो 42 और 38 के टारगेट मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग इसमें 55 के ऊपर ही बनेगी, या मोमेंटम भी 55 के ऊपर ही बनेगा। कम से कम 4 हफ्ते होल्ड कीजिए, उसके बाद दोबारा सवाल पूछिए। अगर अगले 3-4 हफ्ते में 55 नहीं निकला तो फिर ये स्टॉक अपने ही वजन से गिरने लगेगा। तो 3 से 4 हफ्ते का समय दीजिए। ओके, 3 से 4 हफ्ते का समय आप कह रहे हैं मोरपिन में अभी दे सकते हैं, और लेवल्स आपने ऑलरेडी बता दिए, स्टॉप लॉस भी बता दिया। 2700 पर इन्होंने इरकॉन खरीदा है, उस पर भी आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए रेलवे पे तो मैं वैसे भी बेरिश हूँ, लेकिन एयरकॉन साइडवेज ज्यादा दिख रहा है। 190 निकाला तो पुल बैक में 220 तक जा सकता है। बाकी मेरे को कोई बहुत उम्मीद नहीं है। अगर 167 निकल गया तो डाउन साइड एकदम से एक्सेलरेट होती हुई दिखेगी। ओके। अंशुल जी, Q2 के नतीजे एक्सिस बैंक के आए, उसके बाद उसमें हमने कम से कम 2.5% का उछाल देखा बुधवार को। और बहुत सारे बैंकिंग के जो कंपनीज है उनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं 18 अक्टूबर को। तो बैंकिंग काउंटर को लेकर आप अभी क्या व्यू देंगे? देखिए मॉर्निंग में भी मैंने यही कहा था, एक्सिस बैंक पे मैं तेज हूँ, मैं बुलिश हूँ। खुला था लगभग 3-3.5% के ऊपर, और क्लोजिंग होते होते 2.5% ऊपर क्लोज हुआ है। बट अगेन मैं अपने व्यू को रिएटरेट करूंगा कि 1240-1245 का हाई टेस्ट करेगा, और वो निकलेगा तो 1400 रुपये तक जा सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज्यादा तेज मेरे को एक्सिस बैंक ही लग रहा है। अगर इंडिविजुअल पिक नहीं लेना है तो बैंक 20 ले सकते हैं। ओके। या तो एक्सिस बैंक या बैंक 20, इन दो में ही सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। तो आप कह रहे हैं अभी और बढ़त हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक में? बहुत आराम से। ओके, कुछ लेवल्स आप बता सकते हैं अंशुल जी? 1240 अभी फिलहाल पहला रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो फिर 1400 रुपये आएगा। ओके। अंजुल जी, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। तो जो लोग एनएचपीसी में लॉस में हैं, उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए मैं एनएचपीसी जब से बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है 95 पे, इसका टारगेट खुला है 55 का। फिलहाल इसको हो गए हैं लगभग 215 दिन एक रेंज बनाते हुए, जिसका अपर एंड 88-89 के आसपास है। अगर 88-89 का लेवल क्रॉस होता है तो 98 तक जा सकता है। बट स्लो एंड स्टडी, आज नहीं तो कल, साल 2 साल 6 महीना जो लगाए, मेरे को 56 रुपये आते हुए दिख रहा है। तो मैं आई एम ए सेलर ऑन रैलीज रादर देन बाई ऑन ब्रेकआउट। ओके, वेल, तो हो गई एनएचपीसी पर ये राय। शशिधर जी हैं, ग्रेविटा इंडिया पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं मेरा जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो है 1633, 1633 का। कह रहे हैं क्या मैं स्विच कर लूं ओला इलेक्ट्रिक पर? ग्रेविटा बेच के ओला लेने की सोच रहे हैं? जी। मतलब सोना बेच के आपको कचरा लेने का कहां से शौक पड़ गया? ओला सही बात जरूर है। 48.9 का लेवल सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है, करके 62, 63 या 66 भी जा सकता है। बट ये तो एप्पल टू ऑरेंज भी नहीं कहूंगा, एप्पल टू सड़ा हुआ एप्पल कंपैरिजन है। ओला तो कहीं से आपकी लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए अनलेस मैनेजमेंट अपना प्रूव कर ले। क्योंकि हर बार जब स्टॉक गिरता है, नया लो बनाता है, एक नया गिमिक ले आते हैं। या तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च ले आएंगे, या कोई स्टोर ओपनिंग की खबर ले आएंगे, कोई ना कोई पीआर एक्टिविटी बना लेते हैं ताकि रिटेल बाई करे और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन माल छोड़ सके।
ओला जैसा काउंटर तो आपकी लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। ग्रेविटा जरूर थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है, बट डाउन साइड ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रही है, और एक बाउंस बैक 1750 तक आते हुए दिख रहा है। तो 1750 जब ग्रेविटा है तब दोबारा सवाल पूछिए। और अगर आपको स्विच करना ही है तो एटलीस्ट ओला तो नहीं ही होना चाहिए। ओला तो मेरे ख्याल से वॉच लिस्ट ही में नहीं होना चाहिए आपके। चलिए, तो शशिधर जी, आपको मिल गई बहुत बढ़िया सलाह अंशुल जी की। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं आगे का एक्शन क्या लेना है। नरेश कुमार जी हैं, ओरिएंट टेक्नोलॉजी पर अपना सवाल लेकर आए हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजी के जो इनके शेयर्स हैं वो 309 के भाव पर इन्होंने ले रखे हैं। लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। कह रहे हैं ये कंपनी ठीक है आपके हिसाब से या नहीं? ओरिएंट टेक्नोलॉजी। देखिए, चार्ट पे तो फिलहाल जैसे आपका मूव आया है, लग तो ठीक ही रहा है। एक बार ऊपर में गैप छूटा हुआ है 580 के आसपास, तो एक रेजिस्टेंस है 495, जहां से पिछले 4 दिन में 2 बार पलटा है। बट एक बार लग रहा है कि 495 निकालेगा और गैप फिल करने 580 587 तक जा सकता है। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। बहुत लॉन्ग टर्म का तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में ठीक लग रहा है। ऑल राइट, तो शॉर्ट टर्म में ठीक लग रहा है अंशुल जी के हिसाब से। एलएस जी हैं, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं ज्योति स्ट्रक्चर पर। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 16.50 की है। ज्योति स्ट्रक्चर, ये ज्योति स्ट्रक्चर में अगेन बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 55-56% ऑलरेडी स्टॉक ज्यादा ही 62% गिर चुका है। पिछला लो बना था 1390 के आसपास, उसी के आसपास लो बनाया है। बाउंस बैक में 16, 70, 17 तक जा सकता है। बाइंग करने लायक काउंटर तो नहीं दिख रहा है, हालांकि रिजल्ट भी इसके बड़े वोलेटाइल टाइप के हैं, तो मैं अवॉइड करूंगा। फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, अगर है तो एक बार रखिए, एक आध क्वार्टर और रिजल्ट देख लीजिए। चलिए, तो ये हो गई आपको सलाह ज्योति स्ट्रक्चर पर। अंशुल जी, डीआरएस इनसाइट्स पर आप आज आए, आपने हमारे सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च बेस्ड एनालिसिस उनके साथ शेयर करी। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, हमारे एक्सपर्ट्स हैं अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको गाइड करते हैं। जो मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे शो पर, इसके बाद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पे ही कोई आप कदम लीजिए, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अंशुल जी, मैं ये मौका यहाँ पर पहले आप से डिस्क्लेमर ले लूं, उसके बाद मैं आपसे बोलती हूँ, तो डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, अदानी ग्रीन, टाटा टेक और हाईटेक पाइप, ये 3 मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी कहीं ना किसी क्लाइंट के पास कोई ना कोई स्टॉक जरूर होगा। तो बीइंग अ ब्रोकिंग हाउस 70-80 हजार क्लाइंट है, तो किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ जरूर होगा। मेरे पास केवल ये 3 स्टॉक है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्हीं 3 स्टॉक्स में है। चलिए अंशुल जी, मैं यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी आपको धन्यवाद करने का। आप हमेशा डीआरएस इनसाइट्स के साथ खड़े रहे हैं। आपने हमेशा मेरी सारी रिक्वेस्ट पे हमेशा कोऑपरेट किया है, यहाँ तक कि कई बार आउट ऑफ द वे जाके आपने डीआरएस इनसाइट्स की मदद की। इसके लिए थैंक यू सो मच। और डीआरएस इनसाइट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको, भाभी जी को और दोनों प्यारी प्यारी बच्चियों को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और I wish you all a very very happy Diwali and a prosperous new year ahead. Thank you so much for coming on DRS Insights. थैंक यू मैम, थैंक यू। हमारी तरफ से भी, पूरी परिवार की तरफ से आपको और सभी दर्शकों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। Well, to all my DRS Insights viewers also wish you all a very happy and prosperous Diwali. Thank you for watching our show. अपने आप suggestions comment box में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।